हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है जो मई सितंबर जनवरी कभी की भी तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मई वाले तो बेहतरीन क्वेश्चंस है सर। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये करके जाओगे तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर, पूरे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। प्लस प्लस एग्जाम में चांसेस है कि इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ आ भी जाए सर। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करो। मैं आपको साथ बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ये एक सीरीज है, ऐसा मत समझना कि इसी वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर 55 क्वेश्चन तक जाना है, कैसे खत्म करूंगा सर इतने सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सीरीज लगातार चलेगी, साथ में रहो, रोज बैठ के बनाओ क्वेश्चंस, बहुत मजा आएगा साथ बैठ के। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत वैल्यूएबल है आपका टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर इनकम टैक्स जीएसटी दोनों का कवर करेंगे सर। अभी तो फिलहाल इनकम टैक्स से चालू करते हैं, बेसिक कंसेप्ट से चालू करते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं सर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी। हमें बोला भैया टैक्स लाइबिलिटी निकालना है ऑफ मिस्टर बी, एज ए 51 ईयर्स, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। 115 बीएससी चाहता है सर हमसे, हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख। समझ आ रही है आपको बात? सरचार्ज आने वाला है, मार्जिनल रिलीफ आने वाली है, सब बात आने वाली है। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, एज्यूमिंग दैट ही टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट। मतलब कोई भी स्पेशल नेचर की इनकम नहीं है भाई। ठीक है, फाइन। चलो क्वेश्चन बनाते हैं सर, साथ में बैठ के सीखो। कुछ सिखाऊंगा भी, कुछ बताऊंगा भी, और यही सब जगह है जहां पर मैं आपको गलती करने से रोकूंगा भी। अब मान लो मुझे 1 करोड़ 1 लाख में इनकम टैक्स निकालना है सर। मैं क्या करता हूं, मेरा सिंपल तरीका, मैं क्लास में भी स्टूडेंट को यही बोलता हूं, भैया एक काम करो, आप 1 करोड़ एक तरफ लिख लो और 1 करोड़ 1 लाख एक तरफ लिख लो। ठीक है, आप क्या करो, 1 करोड़ पे टैक्स निकालो पहले, और हम चल रहे हैं 115 बीएसी के हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे सर, हम 115 बीएसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो 115 बीएसी ये बोलता है, एकदम शॉर्ट क्रिस्प, एग्जाम वाले दिन याद रखने वाली बात। सर 15 लाख पे तो फिक्स्ड है कि सर हमारा 1,40,000 टैक्स आता है, ये फिक्स्ड है। बैलेंस जो है सर, उस पर हम 30% करते हैं सर। तो ये कर लेते हैं अपन सर, 1 करोड़ माइनस 15 लाख हटा दो सर, उस पर तो फिक्स्ड है। बच्चे बैलेंस पे 30% किया तो सर ये आ गया सर 25 लाख 50,000। ठीक, दोनों को ऐड कर लेते हैं सर, तो ये आ रहा है सर मेरा 26 लाख 90,000। ठीक, ये हुई कहानी। अब हमने क्या सीखा था सर, 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक सरचार्ज है सर, तो हमें सरचार्ज भी तो ऐड करना पड़ेगा। सरचार्ज कितना है परसेंट, 10% सर। इसका 10% कितना आ जाएगा सर, 269,000 प्लस 10%, तो 2,959,000। ये हमारा टैक्स आया। ठीक है, अभी इसमें मैंने एजुकेशन सेस नहीं जोड़ा है, क्योंकि मुझे मार्जिनल रिलीफ भी सोचना है सर। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालते हैं। तो बात तो वही है सर, पहले 15 लाख पे फिक्स्ड है सर, 1,40,000। सर बैलेंस पे 30% कर लेते सर। चलो 1 करोड़ 1 लाख माइनस 15 लाख, बैलेंस पे 30%, ये आ रहा है सर मेरा 25,80,000। ठीक है, फिर इसको ऐड कर लेते हैं 1,40,000 को, ये आ रहा है सर 27,20,000। फिर प्लस करेंगे सरचार्ज। अब यहां पर इनकम अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 1 करोड़ के ऊपर गई है, सरचार्ज कितना परसेंट, 15%। तो सर इसका 15% 4,08,000 प्लस कर लो, तो ये आ गया सर 31,28,000। क्रिस्टल क्लियर? ये यहां तक कहानी सबको समझ आई? अब ध्यान दो, ये तो हो गया। अब हमें मार्जिनल रिलीफ भी पता करना है। तो देखो मैं बोलता हूं सिंपल तरीका मार्जिनल रिलीफ सोचने का। सर मेरी इनकम कितने से बढ़ी, मेरी इनकम बढ़ी सर 1 लाख से। सर टैक्स कितने से बढ़ गया सर, चलो निकाल लेते हैं। 31,28,000 माइनस 29,59,000, तो ये आ रहा है सर 1,69,000। सर 1,69,000 से टैक्स बढ़ा है, जबकि मेरी इनकम कितने से बढ़ी थी सर, अभी तो ऊपर लिखे सर इनकम 1 लाख से बढ़ी थी, सर टैक्स 1,69,000 से बढ़ गया। तो मैं सरकार के बोला भैया आप मुझसे 69,000 एक्स्ट्रा ले रहे हो, जितनी मेरी इनकम भी नहीं है। तो यही मेरा क्या हो जाता है, मार्जिनल रिलीफ। समझ आया कैसे निकाले, एकदम सिंपल तरीका। सर 69,000 जो ये हमने टैक्स निकाला था, ये वाला जो टैक्स निकाला था सर, अब इसमें हम क्या करेंगे, 69,000 माइनस कर लेंगे, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ है सर। तो 31,28,000 माइनस 69,000, ये आ रहा है सर 30,59,000 प्लस
4%, एजुकेशन सेस भी तो करोगे, प्लस 4%, तो ये मेरा आ जाएगा सर फाइनल टैक्स 3181360। समझ आया? ये मेरा फाइनल आंसर है सर, फाइनल आंसर। क्लियर हुआ सबको कैसे निकाला? ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये सीखो। जनरली ये चीज हम कैलसी में कर लेते हैं, कैलकुलेटर में हो जाता है, बट इन केस किसी स्टूडेंट से नहीं हो रहा है, लिख के कर लो। एक आध बार लिख के क्या हो रहेगा, प्रैक्टिस रहेगी, तो आखिरी दिन आपको परेशानी नहीं होगी। आखिरी दिन तो फिर बकाबक कैलसी में चले गए हाथ ये चीज के लिए। समझ आया? ये हमने पहला क्वेश्चन किया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 देखो सर। Mr. Agrawal, age 40 years and a resident in India, has a total income of 6 crore 50 lakh. बाप रे बाप, इनकम तो देखो भाई की 6 करोड़ 50 लाख, कंप्राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल है 112 में, ठीक है भाई 55 लाख, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में सर जो कि 65 लाख है, ठीक है। एंड अदर इनकम, एंड आपको अदर इनकम भी दी हुई है 5 करोड़ 30 लाख, ठीक। आपको बोल रहा है सर कंप्यूट इज टैक्स लाइबिलिटी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एंड ऑप्शनल टैक्स रिजिम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। ऑप्शनल टैक्स रिजिम मतलब नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। Assuming that the total income and its component are same in both the tax regimes and transfer of capital asset take place after सर अमेंडमेंट है। तो मेरे लिए तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इसके बाद ही तो कहानी थी सर कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो था मेरा 111A वाला, वो चले गया अब 20% में सर, वो तो चले गया अब 20% में। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर 112 वाला, वो चले गया सर मेरा 12.5% में। ये तो अमेंडमेंट है ना, यही तो अमेंडमेंट है सर कि सर ये हो गया मेरा 12.5% और शॉर्ट टर्म जो था वो मेरा चले गया 20%। यही तो अमेंडमेंट है सर। तो हमें तो दोनों तरीके से टैक्स निकालना है। चलो पेज ऐड करते हैं और टैक्स निकालते हैं, मजा आएगा सर। यहीं पर पेज ऐड कर लेता हूँ मेरे को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 2 है, इसका सॉल्यूशन है सर। तो हम टैक्स निकालते हैं एज पर पहले नॉर्मल प्रोविजन चल लेते हैं सर, ठीक है। फिर 115 BAC के हिसाब से सोच लेंगे सर, ठीक। अच्छा एक स्टूडेंट बोला सर एक क्वेश्चन पूछना था, नॉर्मल और 115 BAC में क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो जबरदस्ती वो हमको कोचक रहा है, इसलिए डिफरेंस आ जाएगा सर। नॉर्मल प्रोविजन में आप 37% तक सरचार्ज में जाओगे, बट सर अगर 115 BAC है तो मैक्सिमम सरचार्ज 25% ही होता है। ये ध्यान रखने वाली बात। स्पेशल नेचर की इनकम में सरचार्ज 15% मैक्सिमम होता है, उससे ऊपर जाएगा नहीं। ये थोड़ी सी मेरी बात ध्यान रखने वाली बात, यही रीजन है सर जो डिफरेंस आने वाला है सर, ठीक है। तो चलो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अगर मैं निकालने बैठूं तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से सिंपल, पहले एक काम करते हैं। स्पेशल नेचर की इनकम कितनी थी भाई? 112 वाली 55 लाख है, इसको लिखते हैं सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला सर 55 लाख है, और इसमें हमें 12.5% टैक्स देना है। तो 55 लाख, इसका 12.5%, ये आ रहा है सर 687500, यही है ना? हाँ ठीक है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर 111A वाला है सर, और वो है 65 लाख इंटू 20% सर, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद का है। तो 20% कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 13 लाख होता है। हाँ 13 लाख, ठीक। ये मेरे स्पेशल नेचर की इनकम दोनों को ऐड कर लिया सर, प्लस 687500, तो ये मेरा आ रहा है सर 198750। ये स्पेशल नेचर की इनकम, उस पर टैक्स हो गया। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रोविजन वाले में भैया, मतलब नॉर्मल इनकम अदर इनकम में। तो अदर इनकम जो है मेरी, अगर आपको याद हो तो अदर इनकम है सर मेरी 5 करोड़ 30 लाख। भाई 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 सर 5 करोड़ 30 लाख, 336, ठीक है। अब इस पे मुझे टैक्स निकालना है। तो सर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से इस बंदे की एज कितनी थी? और भाई एज तो इसकी 40 ईयर्स थी, तो सर नॉर्मल स्लैब लगा लेंगे इसमें। और नॉर्मल स्लैब लगाएंगे तो सर हमें पता है 10 लाख तक तो फिक्स्ड है सर, 112500 आने वाला है। बैलेंस पे हमें 30% करना है सर। चलो करते हैं, सरचार्ज भी सोचना है ना। तो सर 5 करोड़ 30 लाख माइनस 10 लाख, क्योंकि 10 लाख में फिक्स्ड बचा, जो बैलेंस उस पे निकाल लेते हैं 30%।
ये आ रहा है सर 15 नहीं 1 करोड़ 56 लाख, नहीं हाँ 1 करोड़ 56 लाख, दोनों को ऐड कर लो, प्लस 112500, तो ये आया 1571250। ये यहां तक कहानी क्लियर हुई। अब इसके बाद सर इस पे सरचार्ज लगेगा। आपको समझ आ रहा होगा सर, अदर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज कितना है सर, 37% सरचार्ज है सर। तो इसका 37% ये आ रहा है, बाप रे बाप फिगर तो देखो, 5813,625। इसको ऐड कर लेते सर, प्लस करा तो ये आ गया सर मेरा 21,526,125। ये मेरा आफ्टर सरचार्ज आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक स्टूडेंट बोला सर यहां पर भी तो सरचार्ज होना चाहिए फिर 15%। यस, यहां पर भी सरचार्ज होगा 19875, सॉरी 1987500, इसका 15% 298,125। इसको प्लस करो तो ये आ रहा है सर 22,85625, ठीक है। ये आ गया मेरा सरचार्ज के बाद। तो दोनों इनकम मेरे को पता चल गई। अब कितनी कितनी इनकम है सर, एक है 21526125, और ऊपर कितनी लिखा था मैं, ऊपर था 22 सर 22,8585625, दोनों को ऐड कर लेते हैं सर, 21526125। तो ये आ रहा है सर टोटल मिला के मेरा आ रहा है 238,11750, प्लस अभी तो 4% एजुकेशन सेस भी तो है, 4% एजुकेशन सेस प्लस 4%, ये आ रहा है सर 247,64,220। ये आपका फाइनल टैक्स आया एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अब 115 बीएसी भी तो है, चलो 115 बीएसी करेंगे। 115 बीएसी सर, 115 बीएसी में जो आपने टैक्स निकाला है ये वाला यहां तक तो सर सेम रहेगा। हाँ सर, ये यहां तक सेम रहेगा। सरचार्ज की बात हो तो सरचार्ज भी सेम है सर, 15% ही सरचार्ज आने वाला है सर, सरचार्ज में भी डिफरेंस नहीं है। तो ये वाला अदर इनकम वाला तो मैं मतलब सॉरी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से स्पेशल नेचर की जो इनकम है, स्पेशल नेचर की जो इनकम है उस पे जो टैक्स है वो तो सेम है सर। लिख लेता हूं, स्पेशल नेचर, स्पेशल नेचर में कितना टैक्स था सर, 22,85625, 22,85625, ये तो सेम है सर। बट जो अदर इनकम है सर, जो कि हमारी 5,30,00,000 थी सर, 5 करोड़ 5,30,00,000 थी, इसमें फर्क पड़ेगा ना सर, क्योंकि यहां पर सर पहले 10 लाख पे तो फिक्स्ड है सर, 1125 नहीं, ये हम 115 बीएससी के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो 15 लाख आएगा ना, 10 लाख कहाँ से आ गया सर, 15 लाख पहले 15 लाख में फिक्स्ड है सर, 1,40,000 और बैलेंस पे निकालना पड़ेगा। 5,30,00,000 -15 लाख किया, उस पर फिर बैलेंस पे 30% लगाया, तो ये आ रहा है सर मेरा 1,5,1,5,4,5 1 2 3 4, ठीक, दोनों को ऐड कर लेता हूँ, प्लस 1,40,000, तो ये आ जाएगा सर 15 लाख नहीं सॉरी 1,55,90,000, ठीक। अदर इनकम हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये वाली जो अदर इनकम है, ये वाली अदर इनकम, इसको इसके साथ ऐड कर लेते हैं। ऐड करके दोनों का कितना आ रहा है, प्लस 22,85, अरे यार 85,625, तो ये आ रहा है सर 17,87,56,25 प्लस 4% एजुकेशन सेस भी तो करोगे। अच्छा, सरचार्ज बचा है, ओहो पहले सरचार्ज लगाओ, पहले तो सरचार्ज लगाओ भैया भैया, सरचार्ज लगेगा यहाँ पर, सरचार्ज 15% लगेगा सर, इसका 15% ये आ रहा है सर 268 सरचार्ज इसमें तो 15% है, और इसमें सरचार्ज ये अपन सरचार्ज के बाद ले लिए ना,
ओ सर 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 ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको अपन एक काम करते हैं, ये अपन सरचार्ज के बाद ही ले लिए ना, तो इसमें भी सरचार्ज के बाद ही ले लेते हैं। ये ऐड अभी नहीं करते हैं सर, अभी ऐड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसमें भी सरचार्ज ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अदर इनकम में 115 बीएससी के हिसाब से अगर आपको याद हो तो सरचार्ज कितना है, 25%। तो 15,59,000 इंटू 25%, सर 38,97,500। ये दोनों ऐड कर लिया तो ये आ गया सर 194,87,500, ठीक है ना, 194,87,500। अब जो ये आपने सरचार्ज के बाद वाली इनकम निकाली थी, दोनों को ऐड कर लो। ये वाली, इसमें भी सरचार्ज ऐड हो चुका है, इसमें भी सरचार्ज ऐड हो चुका है, दोनों को ऐड कर लो, प्लस 4% कर लो। प्लस कर लेते हैं 22,85,625। ये आ रहा है सर 21,773,125 प्लस 4% एजुकेशन सेस प्लस 4%। तो ये आ जाएगा सर 22,64,4050। ये हमारा फाइनल टैक्स आ गया एज पर 115 BAC। समझ आया? बेटा दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखना सरचार्ज वाली अमाउंट का। आप जब पेन कॉपी में लिख के करोगे तो प्रॉपर सही तरीके से करना, ठीक है। रीजन ये मेरा ऊपर नीचे था तो देखने में कई बार मिस्टेक होती है, बट आप ध्यान रखना सर, ठीक। क्लियर हुआ कैसे निकाले अपन? ये अपन ने क्या किया, बेसिक कंसेप्ट के बहुत अच्छे 2 क्वेश्चन थे सर। ये 2 क्वेश्चन कर लिए ना, आप विश्वास नहीं करोगे। ये वाला जो क्वेश्चन है, जो अभी सेकंड नंबर ये वाला, ये जो अभी अपन ने किया है, ये कितने बार इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में पूछ चुकी है 1 मार्क्स में, बहुत बार। और ऐसा नहीं है दोबारा नहीं आ सकता, ये फिर से आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है ये, हाँ ठीक है। चलो तो ये 2 हमारे हो गए। अब और नेक्स्ट अपन जो करेंगे वो करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। इसके भी क्वेश्चंस करेंगे भी अपन। देखो अब अपन ना कुछ टेक्निक सीखते हैं एग्जाम से रिलेटेड। देखो कैसे सीखो, सबसे पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो, हमसे क्या बोल रहे हैं। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस श्रुति ऑफ द असेसमेंट ईयर 25-26, सपोर्ट योर आंसर विद कंप्यूटेशन। मतलब जो आप आंसर दे रहे हो वो कंप्यूटेशन के साथ देना। तो हमें रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। चलो पढ़ते क्वेश्चन, ध्यान देना सर। Miss Shruti is an Indian citizen, is currently in employment with an overseas company located in UAE. बाहर, इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 शी कम्स टू इंडिया फॉर 157 डेज। विजिट टू इंडिया का केस है, और विजिट टू इंडिया का केस है शी इज एन इंडियन सिटीजन। मतलब आप समझना चाह रहे हो सर, एक तो आप 182 वाला चेक कर सकते हो विजिट टू इंडिया का केस, बट ये 182 से तो कम है, तो सर 120 वाला डेज चेक कर लो। हाँ 120 को ये कंप्लाई करती है सर, ठीक है। शी इज इन इंडिया फॉर 200, 176, 45 डेज इन लास्ट 4 years। तो चलो भाई ऐड कर लेते हैं, 200 प्लस 100 प्लस 76 प्लस 45, ये आ रहा है सर 421 डेज। इसका टोटल 421 डेज आ रहा है सर पिछले 4 सालों में। तो सर 120 डेज करेंट ईयर में हो गया, प्लस 420 डेज प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि सर इसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है कि नहीं, क्योंकि विजिट टू इंडिया का केस है ना सर। तो देखो भाई उसकी इनकम भी दी हुई है, ठीक। इनकम क्या दी हुई है, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन यूएई। ये नहीं आता है सर, एक्रू आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम अर्न एंड रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन यूएई, ये भी नहीं आएगा सर। इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, ये लेंगे ना सर, 5 लाख लेंगे। इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस एग्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। सर अगर आपको याद हो वो 15 लाख की लिमिट चेक करते थे सर। वो 15 लाख की लिमिट क्या होती थी सर, इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। और जब हम इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज बोलते थे तो उसमें हम ये पढ़ते थे मींस एनी इनकम विच इज एक्रूड और राइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, उस इनकम को लेते थे हम इंडिया में। तो ये वाली इनकम को लेंगे मैं इंडिया में। हरी बात समझ, ध्यान रखने वाली बात, 15 लाख के कंप्यूटेशन में लेंगे। मेरी बात सुनो समझो, 15 लाख के कंप्यूटेशन में लेंगे, 15 लाख के कंप्यूटेशन में लेंगे, गलती मत कर देना। इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया, इसको भी लेंगे, ये तो ऑब्वियस लेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक इन इंडिया, सर ये भी लेंगे, बट इसकी तो डिडक्शन मिल जाती है सर एटीसी में। तो 5 + 10 + 3 कितना हो गया सर, 18 लाख। 18 लाख माइनस 1.5 लाख कितना हो जाएगा सर, 16,50,000 आ जाएगा सर। और हमने बोला था इनकम 15 लाख से एक्सीड करना चाहिए, तो श्रुति तो हो गई सर रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट।
समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था। मेरे को जो लगता है ना, आप एग्जाम में हड़बड़ी में ये वाले पॉइंट पे गड़बड़ कर सकते हो सर, सिर्फ ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, और कोई पॉइंट पे गलती नहीं होगी, और कहीं गलती नहीं होगी, वही पॉइंट पे गलती कर सकते हो। समझ आया? बेटा दिमाग में क्लियर हुआ? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। ठीक है, आगे ये रहा। पहले नीचे आके क्वेश्चन में पढ़ो ना, नीचे तो कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, यही सब कुछ दिया हुआ है। देखो, मिस्टर थॉमस आर नॉन रेसिडेंट है, सिटीजन ऑफ जापान है सर, एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2025। एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर थॉमस फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, गिव ब्रीफ रीजनिंग। ठीक है भाई, देखो, interest received from Mr. Marshall, a non-resident outside India. The debt borrowed is used by Mr. Marshall for investing in Indian company debt fund for earning interest. मेरी बात ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये तीनों अगर पेबल बाय नॉन रेसिडेंट है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। ठीक, बट ये टैक्सेबल कब हो जाता है? ये टैक्सेबल तब हो जाता है, ये तीनों चीजें अगर बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया या कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से रिलेटेड होता तो ये टैक्सेबल हो जाता। अब ये जो इंटरेस्ट हो रहा है, ये इंटरेस्ट जो लोन लिया गया है, ये लोन बिजनेस में, इंडिया में बिजनेस करने के लिए नहीं है, इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। बिजनेस के लिए होता तो ये टैक्सेबल हो जाता, ये इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए टैक्सेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा सर, अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला, रिसीव 10 लाख इन जापान फ्रॉम अ बिजनेस एंटरप्राइज इन इंडिया फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखो भाई, 10 लाख रुपीज जापान में रिसीव किया फ्रॉम अ बिजनेस एंटरप्राइज इन इंडिया फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस। सर लाइसेंस फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्या आपको रॉयल्टी वाली फील नहीं आ रही है सर? ठीक, और रॉयल्टी किस चीज से, रॉयल्टी कहां से मिल रही है सर? उसको इंडियन फर्म से मिल रही है। तो क्या पैसा इंडिया में एक्रू हुआ है? यस, यस, रेसिडेंट ने पे किया ना, फ्रॉम अ बिजनेस एंटरप्राइज इन इंडिया, रेसिडेंट ने पे किया, इंडिया से बाहर रॉयल्टी पे किया, क्या ये टैक्सेबल होगा? डेफिनेटली टैक्सेबल होगा। सोच क्यों रहे हो सर? अगर इंडिया से बाहर अगर रॉयल्टी पे करता रेसिडेंट, एक ही केस में बचता सर, जब वो रॉयल्टी का पेमेंट आउटसाइड बिजनेस पर्पस के लिए होता तो बच जाता। आउटसाइड बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है सर, बिजनेस एंटरप्राइज इन इंडिया है सर, इसीलिए टैक्सेबल है। अच्छे पॉइंट है ये। He is also engaged in the business of running news agency and earned income of 10 lakh from collection of news and views in India for transmission outside India. सर हम तो सेक्शन 9 की कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे सर। एक्सेप्शन में हमने पढ़ा है सर, इनकम एक्रू और डीम टू एक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया, ये सब टैक्सेबल नहीं होते। 5 एक्सेप्शन पढ़े थे सर, 5 में एक एक्सेप्शन था सर, न्यूज और व्यूज फॉर ट्रांसमिटिंग आउटसाइड इंडिया। याद है? परचेज ऑफ स्टॉक फॉर एक्सपोर्ट, बहुत सारी चीजें पढ़े हैं उसमें हम। 5 पॉइंट पढ़े थे सर, 5 पॉइंट से ये एक पॉइंट है सर, फॉर न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, इसीलिए ये टैक्सेबल नहीं है। नॉन रेसिडेंट के थ्रू है ना, इसलिए टैक्सेबल, रेसिडेंट होता तो टैक्सेबल होता। सोच क्या रहे हो? अच्छा पॉइंट है। अगला 5 एक्सेप्शन वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला, he entered into an agreement with SKK and company, a partnership firm for transfer of technical document and design and for providing services relating thereto to set up a denim jeans plant in Surat. टेक्निकल सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड की जा रही है सर? इंडिया में सर, बिजनेस इंडिया के बिजनेस से रिलेटेड है सर। सरकार बोली भाई कहाँ जा रहे हो, इंडिया के बिजनेस से रिलेट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, इंडिया में एक्रू की गई है इनकम, इंडिया में डीम टू एक्रूराइज है, ये टैक्सेबल है। सोच क्या रहे हो? क्योंकि बिजनेस सेटअप इन इंडिया है, बिजनेस कंट्रोल्ड इंडिया से, तो उस केस में टैक्सेबल होता है। ठीक है, अगर ये टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया बिजनेस के लिए होता तो ये टैक्सेबल नहीं होता। बच गए, बच गए, मतलब बच गए इन द सेंस, इस सेंस में टैक्सेबल हो गए। कई लोग सोचे बच गए मतलब टैक्स नहीं लगेगा, सर टैक्सेबल है, यहाँ पर ये टैक्सेबल है, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल। मैंने ना रिवीजन में भी चार्ट में पढ़ाया है, और इवन मैराथन में भी ये कवर होगा, मैराथन में भी बताऊंगा। एकदम सिंपल चार्ट है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। सर अगर ये तीनों पेबल बाय रेसिडेंट है तो टैक्सेबल होता है, बट अगर रेसिडेंट बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया के लिए पे कर रहा है तो टैक्सेबल नहीं होता। नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, बट सर नॉन रेसिडेंट के हाथ में तब टैक्सेबल होता है जब वो बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता है, तो टैक्सेबल होता है। समझ आई मेरी बात? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें परेशान रहते हैं सर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ध्यान दो। देखो फिफ्थ क्वेश्चन,
एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, गिव द ब्रीफ रीजन। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड मिस्टर राहुल एज एन एम्बेसडर इन जापान। अच्छा, गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट किया है एम्बेसडर इन जापान। He received a salary of 7,50,000 and an allowance of 2,40,000 during the previous year 24-25 for rendering his services in Japan. He is an Indian citizen and having a status of non-resident in India. सर हम एक बात सीख के आए थे सर, अगर गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट करती है और उसको इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए भेज रही है तो सर उसकी सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होती है, उसको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, उसको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, अगर याद होगा तो। अच्छा पॉइंट, सिंपल, ये इजी था सर। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, गनीमत इस क्वेश्चन में टैक्स इम्प्लीकेशन पूछा है। अच्छा वो टैक्स निकालने नहीं बोला है, नहीं तो ये बताया नहीं है 115 बीएससी के नॉर्मल, तो कैसे चलोगे 115 बीएससी, और 115 बीएससी रहा तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 माइनस कर लेना। ठीक है, Miss Jui, a non-resident in India, is engaged in operations which are confined to purchasing goods for the purpose of export. अब भी बोला था ये पॉइंट सर, अब भी बोला था। इनकम डेम टू एक्रू और राइज इन इंडिया का एक्सेप्शन है 5, उसका ये दूसरा एक्सेप्शन। पहला वाला ऊपर न्यूज एंड व्यूज वाला पढ़े थे, ये पढ़े यहाँ पर था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, ये सेकंड एक्सेप्शन है सर। सर ये टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट है। अगर जूही रेसिडेंट होती तो टैक्सेबल कर देते। ठीक है, अगला देखो, Mr. Naveen, a non-resident in India, has earned 3 lakh as royalty for the patent right made available to Mr. Rakesh, who is also a non-resident. Mr. Rakesh has utilized the patent right for development of a product in India. Oh my God, for a development of product in India. सर इंडिया में प्रोडक्ट डेवलप करवा रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस हाल में आप बचोगे सर? कोई हाल में नहीं बचोगे, क्योंकि आप जो रॉयल्टी यूज कर रहे हो, पेटेंट वगैरह यूज कर रहे हो, वो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया है, कोई हाल में नहीं बच सकते आप। टैक्सेबल है सर, ये टैक्सेबल है। इट्स इररिलेवेंट कि 50% कहाँ रिसीव हो रहा है, 50% कहीं भी रिसीव दो, नहीं फर्क पड़ता। इंडिया में बिजनेस पर्पस के लिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कुछ भी हो, इंटरेस्ट, अगर नॉन रेसिडेंट है तो टैक्सेबल है, अगर इंडिया में बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है तो ये टैक्सेबल है सर, टैक्सेबल है सर, टैक्सेबल है। ठीक है, अगला, मिस्टर जेम्स एंड एनआरआई बोरोड 10 लाख फ्रॉम मिस्टर आकाश हु इज अ नॉन रेसिडेंट एंड इन्वेस्टेड सच मनी इन द शेयर्स। अब भी ऊपर सिखाया था सर, एक नॉन रेसिडेंट है, मनी बोरो किया है, इंडिया में बिजनेस पर्पस के लिए होता तो टैक्सेबल है, बट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो टैक्सेबल नहीं है। ध्यान रखने वाली बात, आई बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ? अब इस वीडियो में तो अपन यहीं तक एक बार करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाली में मेरे ख्याल से सैलरी है। जी सर, नेक्स्ट वाली में सैलरी और सैलरी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और तैयार रहना नेक्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।